क्या बरज़िक ड्रामा वाकई में कबाला मैजिक पर बेस्ड है? आखिर ऐसा क्या है कि इस ड्रामा की जो स्टार कास्ट है वो सारी पाकिस्तानी है? इस ड्रामा को लिखने वाला राइटर जो है वो पाकिस्तानी है, इस ड्रामा को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोड्यूसर है वो भी पाकिस्तानी है। इस ड्रामा को शूट करते हुए जो लोकेशंस हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन ये ड्रामा पाकिस्तान के लिए नहीं बना, बल्कि ये एक इंडियन OTT चैनल Z5 के ऊपर एयर हो रहा है। फिर वो क्या बात है कि इस ड्रामे के अंदर फवाद खान, सनम सईद और दीगर जितने भी टॉप नॉच एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, उन सब का इस ड्रामा सीरियल के अंदर होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इस ड्रामे को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रही है। जानेंगे हम ये सब कुछ और मजीद भी आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इस ड्रामा के क्रिएटर्स का कहना है, सो कॉल्ड क्रिएटर्स का ये कहना है कि ये ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बना ही नहीं है। एंड इस ड्रामा सीरियल के जितने भी राइट्स हैं वो बेच दिए गए हैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन Z5 को। ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर जो है वो काम करता है, जिस तरह से आपके नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम होते हैं। लेकिन ताजुब की बात असल में ये है कि ये ड्रामा जो है वो बना था सिर्फ Z5 के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए। इनके लिए इस ड्रामे की जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस थी जो कि ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं Z5 के। लेकिन अचंभे की बात यह है कि वो Z5 के YouTube चैनल जी जिंदगी के ऊपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस को इन्वॉल्व तो कर ही रहे हैं, बिकॉज एक क्यूरोसिटी का जो एलिमेंट है वो तो एग्जिस्ट करता ही है ना कि भाई हमारी पूरी स्टार कास्ट जो है वो पाकिस्तान की है, हमारी लोकेशंस, एडिटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स सारे पाकिस्तान के हैं। बट ये ड्रामा जो है वो पाकिस्तान के लिए, ऑडियंस के लिए नहीं है। तो इस तशवीश के अंदर, इस क्यूरोसिटी के अंदर जो है वो काफ़ी सारी आवाम जो है वो बरज़िक ड्रामा को जो है वो देख रही है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। अब वाई आई थिंक दिस ड्रामा सीरियल शुड गेट बैन इन पाकिस्तान, बिकॉज ये ड्रामा जो है ये दो लेवल्स के ऊपर जो है वो गंदगी फैला रहा है। पहला तो हो गया कि डायरेक्ट गन जो कि ये खुल्लम खुल्ला जो है वो शो कर रहे हैं, जैसे कि LGBTQ हो। इसके अलावा एक और काम ये जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये एक डीपर लेवल के ऊपर जाके जो है वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर इतना कुछ सिंबलिज्म और हिडन कॉन्स्पिरेसीज और जितने भी हिडन साइंस, हिडन सिंबल्स और हिडन न्यूमरोलॉजी होती है, जितनी भी बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं जो कि आने वाले दौर के अंदर जो है वो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल न्यू टेस्टामेंट के अंदर जितनी भी प्रोफेसीज हैं उनको तोड़ मरोड़ के और इस्लाम की टर्मिनोलॉजीज को तोड़ मरोड़ के जो है ना इन्होंने इतना गलीज किस्म का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश की है ना कि हम लोग हमारे एक्चुअल बात के ऊपर से जो है वो हट जाए। हमें पता ही ना हो कि यार जो हमें हमारे दीन ने, जो हमें हमारे मज़हब ने प्रीचिंग्स दी हैं वो, और जो ये मिक्सअप करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इस तरह की सॉफ्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है। इस ड्रामे के अंदर एक बुक है और उसका स्टार्ट भी जो, इस ड्रामे का स्टार्ट भी जो है वो इसी बुक के साथ किया जाता है और इस बुक का नाम है द बुक ऑफ नोवेयर। और जिसके फ्रंट के ऊपर जो एक सिंबल बना हुआ है, अब इस सिंबल का जो मतलब है ना वो है, ये इस सिंबल को कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। स्टार ऑफ डेविड जो है वो यूजुअली यूज किया जाता है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्ट्स ऑफ कबाला मैजिक। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो इजराइल के झंडे के ऊपर भी जो है वो यही स्टार ऑफ डेविड भी बना हुआ है। जस्ट लुक एट द पोस्टर ऑफ दिस ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर जो है वो आपको स्टार कास्ट तो नजर आ ही रही है, जैसे फवाद खान है, सनम सईद है, लेकिन आपको यहाँ पे ये आंटी कौन है, ये जिन्होंने पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो लाल दुपट्टे के अंदर है। शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस बात की नॉलेज ना हो कि ये जो कॉस्ट्यूम इन आंटी जी ने पहना हुआ है ना लाल कलर का, ये असल में एक एंटिटी, एक मखलूक को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेडी डीमंस होती हैं, ये कॉस्ट्यूम जो है वो लेडी डीमंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एक किम कार्डेशियन की मेट गाला की कुछ फोटोज हैं जिसके अंदर ये बिल्कुल सेम ड्रेस के अंदर आए हैं, कभी ब्लैक में आ जाते हैं, ये कभी रेड में आ जाते हैं, बट इसके पीछे जो हिडन सिंबल होता है या इनको पहनने का जो इनका मकसद होता है वो ये होता है कि दे आर रिप्रेजेंटेटिंग द डेविल्स, द डीमंस। और बेसिकली इस ड्रामे की थीम के अंदर जो है ना वो बेसिकली ये है कि ये बाबा जी जो होते हैं ना, ये अपनी जवानी के अंदर इस लालू आंटी से जो है ना वो मोहब्बत कर बैठते हैं और ये जो है वो शहर जाते हैं बड़े आदमी बनने के लिए, पैसा पूसा कमाने के लिए। और जब वो बड़ा आदमी बन के वापस आ जाते हैं गाँव में, उनको पता चलता है कि उनकी जो लवर थी, जो उनकी वो लड़की थी जिससे वो शादी करना चाहते थे, जिससे वो प्यार करना चाहते थे, ये आका जी, ये बाबा जी जो हैं, वो जो है खुदकुशी करके मर चुकी है। लेकिन बाद में अंकल जी को हकीकत पता चलती है कि नहीं, शी वॉज प्रेगनेंट, वो पेट से थी। और गाँव वाले जो उनके बुजुर्ग थे, जो उनके बड़े थे, उन्होंने इस बच्ची को, इस लड़की को जो है वो कत्ल कर दिया ना हक, सिर्फ इसलिए कि भाई ये जो है वो हमारी ये जो बच्चा है ये नाजायज़ बच्चा है और इसकी वजह से जो है वो हमारे गांव के अंदर जो है वो आफतें और मुसीबतें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद होता ये है कि जैसे ही ये इस आंटी को या इस लड़की को जो है वो कत्ल करते हैं, तो ये
लड़की जो है वो आलम बरज़ख के अंदर चली जाती है। अब अल्लाह पाक ने जो है वो हमें साफ-साफ बता दिया कुरान और हदीस के अंदर कि आलम बरज़ख वो जगह है जहाँ से इंसान यहाँ पे जब उसको मौत आ जाती है तो उसकी रूह जो है वो एक जहान के अंदर इंतज़ार करती है जब तक कि क़यामत का दिन नहीं आता। वो जो इंतज़ार करने की जगह है रूह की, वो आलम बरज़ख है। तो वो लड़की जैसे ही आलम बरज़ख के अंदर जाती है तो वो एक तो काम करती है कि वो सबसे पहले कर्ज़ कर देती है उन सारे बूढ़ों को, उन सारे बुज़ुर्गों को जिन्होंने मिल के जो है वो उस लड़की को मारा था। तो एक ही दिन के अंदर वो सारे बुज़ुर्ग जितने भी होते हैं ना इन्वॉल्व इस सब में, वो हार्ट अटैक से एक ही दिन में, एक ही टाइम के ऊपर जो है वो मर जाते हैं। दूसरा कर्ज़ जो ये लड़की जो है वो देती है, वो ये देती है कि अब उस दिन से, जिस दिन से इस लड़की का कत्ल हुआ, जितनी भी लड़कियाँ उस गाँव के अंदर पैदा होती थी 16, 17, 18 साल, जो उस लड़की की उम्र थी, जिस उम्र में जो है इस लालू आंटी को कत्ल किया गया, उस उम्र को जैसे ही कोई लड़की पहुँचती है, बरज़ख आंटी जो है ना वो उसको उठा लेती है। मेहताब आंटी, असल में इस ड्रामे में ये जो आंटी का नाम है ना वो मेहताब है। तो वो मेहताब आंटी जो है ना वो उनको बरज़ख में अपने पास बुला लेती हैं। तीसरी इन्होंने जो सबसे बड़ी ब्लंडर किया ना, और इसको बड़े आराम से इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया कि भाई जो ये लालू आंटी होती हैं, ये अपनी बेटी जो कि वो प्रेग्नेंट होती हैं जब उनका कत्ल किया जाता है, तो वो आलम बरज़ख से जो है वो इस दुनिया के अंदर अपनी उस बेटी को जो है वो वापस भेज देती हैं बाबूजी के पास। यहाँ तक तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, फ़िक्शनल है और ये जो है इसका दीन और मज़हब से कोई लेना-देना नहीं है। आगे चल के ड्रामे के अंदर ये जो बाबूजी है ना, ये बाबूजी पूरे गाँव के साथ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि बाबूजी ने क्या किया होता है कि जब बाद में बाबूजी को पता चलता है कि गर्लफ्रेंड को जो है वो इन लोगों ने कत्ल कर दिया है, और वो 12 बुज़ुर्ग जो हैं वो एक ही दरख्त के नीचे जो है वो उनकी कब्रें हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बंदा जो है वो बाबूजी इतने बड़े हो गए हैं, अमीर हो गए हैं कि वो क्या करते हैं, वो सारी उस ज़मीन को ख़रीद के उन बुज़ुर्गों को जो है वो कैद कर लेते हैं अपने पास। और गाँव वाले जो हैं वो अपने बुज़ुर्गों से मिल नहीं सकते, उनकी कब्र वगैरह पे नहीं आ सकते, फ़ातिहा वगैरह नहीं कर सकते, और ये जो है वो बाबूजी जो है पूरे गाँव वालों को सज़ा दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला और तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को जो है वो कत्ल कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पूरे ड्रामे के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो बुज़ुर्ग हैं 12। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे 12। अब मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्यों आ रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। इस ड्रामे के अंदर ये जो बच्चा है, ये एक बहुत ही वाहियात और बहुत ही बेहुदा किस्म का जो है ना वो जोक क्रैक करता है। वो जोक ये होता है कि वो अपने बाप से, यानी कि फवाद खान से पूछ रहा होता है कि बाबा, क्या मरने के बाद कोई वापस ज़िंदा हो सकता है? एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम है फ्रीमेसन्स, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इस ड्रामा के अंदर जहाँ-जहाँ पे लेटर ए का इस्तेमाल हुआ है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस ए को इन्होंने फ्रीमेसन्स के लोगों की तरह जो है वो ड्रॉ किया है। दूसरा, यहूदी और फ्रीमेसन्स जितने भी हैं, ये बिलीव रखा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो पहले मारा गया और फिर वो मर के जो है वो दोबारा अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदा किया। यहूदी हैं या जो फ्रीमेसन्स के मेंबर हैं, वो असल में जीसस क्राइस्ट को एथोनाई भी कहते थे। अब एथोनाई का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है नेक्रोफिलियक। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है वो अपने ही जो का जवाब देता है कि ओ, सिर्फ वही मर के ज़िंदा हो सकता है जो कि नेक्रोफिलियक हो। अब नेक्रोफिलियक या एथोनाई वर्ड जो है वो उसकी मीनिंग क्या होती है? पर्सन हु इज़ अट्रैक्टेड टू और हैज़ डन सेक्सुअल थिंग्स विद अ डेड बॉडी। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे तौबा नाउज़ बिल्लाह इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो हैं वो मुर्दों के साथ बदफेली करके जो है वो दोबारा ज़िंदा हुए। उसके बाद आप इस ड्रामे के अंदर ये भी देखेंगे कि भाई जब सूरज काला हो जाएगा और चाँद जो है वो लाल हो जाएगा, तब 2 दुनियाएँ जो हैं वो आपस में मिल जाएँगी और तबाही आ जाएगी। ये सारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, ये सारे जो जितने भी डायलॉग्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे बिब्लिकल प्रोफेसीज़ के एंड ऑफ टाइम से जो है वो ली गई हैं। जिस तरह से हमारे कुरान पाक में और कुरान हदीस में हमें बताया गया है कि भाई कैसे आखिरत जो है वो आने वाली है, और आखिरत के टाइम पे जब का ख़त्म हो रहा होगा तो उस वक़्त ये निशानियाँ होंगी, ये चीज़ें हो रही होंगी। तो इस तरीके से बाइबल के अंदर भी सर्टेन चीज़ें जो है वो बताई गई हैं कि इस तरीके से ये इवेंट्स होंगे, तो समझ लेना कि एंड ऑफ टाइम्स करीब है। उन चीज़ों को तोड़-मरोड़ के इन लोगों ने जो है वो एंड ऑफ टाइम्स को इस बुक ऑफ नोवेयर के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर आप इस ड्रामा सीरियल का बिगिनिंग देखें ना, जहाँ से इसका ओपनिंग सीन आता है, वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वही पोर्ट्रे किया है जैसे एडम और ईव हों, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, कि कैसे वो भी एक फल खा रहे थे, ये कपल भी जो है वो एक फल खा रहा है और ये बिना कपड़ों के हैं या बहुत ही कम कपड़ों के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली जो है वो हमारे अंदर इम्प्लांट की जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जितनी भी स्टार कास्ट है, प्रोडक्शन हाउसेज़ को जो कि इस तरह के कमर्शियल, जो कि इस तरह की एंटरटेनमेंट के नाम पे ड्रामा, सीरियल्स और मूवीज़ वगैरह जो हैं वो बनाते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे राइटर्स, ऐसे डायरेक्टर्स, इनको बैन क्यों नहीं करते हम? ये एक बड़े स्विफ्टली एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के साथ जो है वो चल रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए टॉलरेंस छोड़ दिया ना, मैं पेरिस में जाके या वेस्टर्न कंट्री में जाके कुछ भी कह सकता हूँ, जीसस को गाली दे सकता हूँ, कुछ भी अनाप-शनाप मैं अगर जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलूँगा ना, तो वहाँ की ना मुझे कानून पकड़ेगा,
ना मुझे वहाँ के लोग पकड़ेंगे, ना मुझे क्रिश्चियंस जो हैं वो कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके नज़दीक उनके जो पैगंबर, उनके जो नबी हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं है। और ये टॉलरेंस जो है ना, ये हम मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम अपने प्रॉफिट्स के ऊपर जो है वो 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस तरीके से हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी प्रॉफिट हैं, उसी तरीके से हज़रत मूसा भी हमारे प्रॉफिट हैं, उसी तरीके से हज़रत ईसा भी हमारे प्रॉफिट हैं। तो ये सॉफ्टली जो है वो हमें हिट कर रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों को हिट कर रहे हैं कि कैसे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मजाक उड़ाते हैं, और कैसे मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलती नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं करती, एतराज़ नहीं करती। एक टाइम आएगा जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तज़लील कर रहे हैं ना, और हम मुसलमानों को उस लेवल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा जिस लेवल के ऊपर हमें पढ़ना चाहिए। जिस वक़्त हमारी भी क्रिश्चियंस की तरह हज़रत ईसा के लिए जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो हुई ना, ये अगला टारगेट हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनको करेंगे। ये हज़रत ईसा की तरह ही फिर आहिस्ता 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 हमारी टॉलरेंस कम करेंगे टुवर्ड्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पाकिस्तान के अदाकार हों या राइटर्स हों या डायरेक्टर्स हों, ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये या तो ये लोग ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा घुटे हुए हैं, और अगर इनको चांस मिले तो ये अपनी वो इनर साइड दिखाएं जो कि ये अब भी दिखा नहीं पा रहे एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैंने आई थिंक मैं जितना भी डीपली बर्ज़ख को एक्सपोज कर सकता था मैंने किया है। और अगर आप लोगों की कोई और ओपिनियंस हों या कोई और थ्योरीज हों या आपके कोई भी क्वेश्चन, हिट मी इन द कमेंट सेक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। इस महीने इस साल के एंड तक जो है वो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, और मैं जो है वो तुम लोगों के लिए कोई दिस बीइंग सेड अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। दिस वाज मोहम्मद अफनान आबिद, यू आर वाचिंग दिल से दिल तक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।